ज्योति का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ी होकर बॉर्डर पर जाए और फौजी बने और बॉर्डर पर जाकर अपने देशवासियों की रक्षा करे। लेकिन ज्योति की माँ कोमल को ज्योति का फौजी बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी फौजी बने। इसलिए कोमल को उसकी हमेशा चिंता लगी रहती थी। इसलिए जब ज्योति अपनी इच्छा अपनी माँ कोमल के सामने जाहिर करती है तो कोमल ज्योति से बोलती है, बेटा ऐसा नहीं है कि मैं तेरी खुशियों में खुश नहीं हूँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तू मेरा नाम रोशन करे। पर तू एक फौजी के अलावा कुछ और बन भी तो नहीं सकती ना। और वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, मुझे पहले तेरी शादी करवानी है। लेकिन माँ, मुझे देश के लिए लड़ना है, ना कि खुद से। अगर आपको मेरी शादी करवानी ही है तो मेरी एक शर्त माननी होगी आपको। मुझे तेरी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। माँ, मैं इस रिश्ते के लिए तभी हाँ करूँगी जब आप मुझे फौजी बनने दोगे और मेरा फौज में सिलेक्शन हो जाएगा, तभी मैं शादी करूँगी। और शादी उसी लड़के से करूँगी जिसे मेरे फौज में जाने से कोई ऐतराज ना हो। अब कोमल ज्योति के सामने हार मान लेती है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और ज्योति सारे टेस्ट बड़ी ही आसानी से पास कर लेती है। अब बस ज्योति का इंटरव्यू और ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी रहता है। इसी बीच कोमल एक बार फिर ज्योति के सामने शादी की बात छेड़ती है और इस बार ज्योति शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में अमन नाम का लड़का अपनी माँ गीता के साथ ज्योति को देखने आता है, जहाँ ज्योति गीता और अमन से बोलती है, देखिए, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है और मेरी माँ को आप लोगों पर, इसीलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन मैं आप सभी के सामने एक शर्त रखना चाहती हूँ। ज्योति की बातें सुनकर गीता अंदर ही अंदर जल जाती है, लेकिन वो अपना गुस्सा शांत करते हुए ठंडे दिमाग से काम लेती है और ज्योति से बोलती है, कैसी शर्त बेटा? मैं एक फौजी बनना चाहती हूँ और मैंने अपने सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। बस कुछ ही दिनों बाद मेरा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर शादी के बाद या फिर कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और इसीलिए मुझे देश की सेवा करने के लिए जाना पड़ सकता है। मैं ये सब आप सभी को पहले ही बता देना चाहती हूँ, ताकि बाद में जब मैं देश की सेवा करने के लिए सरहद पर जाऊँ तो आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो। ज्योति की बात सुनते ही गीता बोलने ही वाली होती है कि तभी अमन अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और हंसते हुए ज्योति से बोलता है, ज्योति जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। ये तो हमारे लिए गर्व की बात होगी, खासकर मेरे लिए कि मेरी बीवी फौज में है। मुझे तो आप बहुत पसंद हैं, इसीलिए आप फिक्र मत कीजिए। आप शादी के बाद भी देश की और अपने ससुराल वालों की सेवा कर सकती हैं। ये बात सुनकर ज्योति और उसकी माँ कोमल दोनों ही बहुत खुश होते हैं। तो वहीं गीता की होठों की खुशी चली जाती है। अब गीता मुंह बनाती हुई घर से जाती है, जहाँ अमन अपनी माँ को समझाते हुए उससे बोलता है, माँ, कभी तो ठंडे दिमाग से काम लिया करो। आप बेकार ही गुस्सा हो रही हैं। अरे वो लड़की ज्योति हमारी तिजोरी की चाबी है, चाबी। वो कैसे? आपको क्या चाहिए था? दहेज बहुत सारा, और मुझे चाहिए था कि मुझे ऐसी बीवी मिले जिसके साथ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी घुमा सकूं और जैसे अभी ऐश कर रहा हूं वैसे ऐश कर सकूं। और ज्योति वही लड़की है। माँ, सोचो, अगर ज्योति इस घर की बहू बन जाए और वो शादी के बाद सरहद पर जाकर देश की सेवा करे तो यहाँ क्या चल रहा है उसे कैसे पता चलेगा? उसके जाने के बाद मैं करूंगा दूसरी शादी और आपको मिलेगा बहुत सारा दहेज। एक बहू से आपको मिलेगी उसकी हर महीने की सैलरी और दूसरी बहू करेगी आपकी सेवा। अरे बेटा, तेरा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है, पर ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आए? पर कोई बात नहीं, अब तो मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो, ताकि वो लड़की मेरे घर की बहू बने और शादी के बाद देश की सेवा करने के लिए चली जाए। इस तरह से गीता और अमन सारा प्लान बना लेते हैं। अब बहुत जल्द अमन की शादी ज्योति से हो जाती है। शादी होने के बाद वो लोग इसी फितरत में रहते हैं कि जब ज्योति देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब तक ज्योति का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता। इस वजह से ज्योति फौज में भर्ती होने के लिए नहीं जा पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गीता ज्योति के पास जाकर उससे बोलती है, बहू, तुम तो फौज में जाने वाली थी ना, क्या हुआ अब तक तुम गई नहीं? माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं,
जब तक मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं जा सकती। ना जाने मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। इतना बोलकर ज्योति एक बार फिर से कामों में लग जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन ज्योति का ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर देखकर ज्योति फूले नहीं समाती और उसके सभी घर वाले खुश होते हैं और बहुत जल्द ज्योति देश की रक्षा करने के लिए फौज में भर्ती हो जाती है। कुछ महीने तक ज्योति की ट्रेनिंग चलती है और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो बॉर्डर पर तैनात हो जाती है। आज काफी दिनों बाद ज्योति को छुट्टी मिली थी, इसलिए वो घर आती है और जब वो इस बार घर आती है तो गीता और अमन उसका खूब अच्छे से स्वागत करते हैं। इस तरह से कुछ दिनों की छुट्टियां बिताकर ज्योति एक बार फिर से देश की सेवा करने के लिए चली जाती है और उसके पीठ पीछे अमन दूसरी शादी कर लेता है और इस तरह से गीता को बहुत सारा दहेज भी मिल जाता है। लेकिन अभी ज्योति को गए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी तबीयत खराब होने लगती है और इलाज करवाने पर ज्योति को पता चलता है कि वो गर्भवती है। ये खुशखबरी सुनते ही वो घर फोन करती है, लेकिन एक लड़की फोन उठाती है। हेलो, कौन? मैं ज्योति बोल रही हूँ। अगर घर में माँ जी या फिर अमन जी कोई भी हो तो उन्हें फोन दे दो। इस समय तो घर पे कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं। ठीक है, घर आते ही उन्हें बता देना कि मेरा फोन था। वैसे तुम कौन हो? वह लड़की ज्योति को जवाब देने ही वाली होती है कि तभी नेटवर्क इशू होने की वजह से फोन अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद ज्योति भी दोबारा ट्राई नहीं करती और वहाँ से घर के लिए रवाना हो जाती है। दूसरी ओर वो लड़की भी अमन और गीता को ज्योति के आने की खबर बताना भूल जाती है। इसी तरह से रात को जब अमन और गीता घर आते हैं तो वो लड़की उन दोनों को खाना खिला रही होती है। तभी अचानक से घर की डोरबेल बजती है और लड़की दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने पर एक फौजी लड़की को देख वो लड़की आवाज देती हुई बोलती है, माँ जी, अमन जी, हमारे घर पर कोई फौजी लड़की आई है। उस लड़की के मुंह से गीता को माँ जी शब्द बोलते ही ज्योति उस लड़की को धक्का देकर अंदर आती है और घर वालों से बोलती है, वैसे ये लड़की कौन है जो मेरे घर को अपना घर बोल रही है और माँ जी को माँ जी बोल रही है? मैं इस घर की बहू हूँ, तुम फौजी हो इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा अपमान करोगी। ये सुनते ही ज्योति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोती हुई बोलती है, एक गर्भवती फौजी के साथ धोखा? गर्भवती? हाँ, मैं गर्भवती हूँ और यही बताने के लिए मैंने कल दिन में आप लोगों को फोन किया था, लेकिन आप लोगों का फोन नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को सरप्राइज दूं, इसीलिए मैं बिना बताए यहाँ आ गई और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। जब उस लड़की को ज्योति के बारे में पता चलता है तो वो लड़की भी हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि अमन ने सिर्फ ज्योति को ही नहीं बल्कि उसे भी धोखा दिया है। इसके बाद ज्योति और वो लड़की एक हो जाते हैं और ज्योति उस लड़की के साथ मिलकर गीता और अमन को कोर्ट तक घसीटते हुए ले जाती हैं और वो दोनों अमन से तलाक लेकर उन दोनों माँ बेटे पर धोखाधड़ी का केस कर डालती हैं। इस तरह से गीता और अमन को उसके किए की सजा मिल जाती है और कुछ महीनों बाद ज्योति एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म देती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करती है और देश की आजीवन सेवा करती है। गरीब बुढ़िया और जादुई रजाई। राजू अपनी पत्नी सुमन और मां शांति देवी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। राजू और उसकी पत्नी दोनों शांति देवी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे। ऐसे ही ठंड से कड़कड़ाती हुई एक सुबह सुमन अपनी सास शांति देवी को जगाते हुए कहती है, ओ बुढ़िया, कब तक सोती रहेगी? घर का काम क्या दिन ढलने के बाद करेगी? अरे बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लग रहा है कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। सोना है ना तुम्हें, तो सो जी भर के। इतना बोलकर सुमन गुस्से से उसकी रजाई खींच लेती है और उसको ले जाकर बाहर रखाती है और अंदर आके शांति देवी से कहती है, अब सोले जितना सोना है, जब ठंड लगेगी तब सारी नींद भाग जाएगी। बहू, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, वरना मैं सारा काम कर देती। मुझे नहीं पता, उठो और काम करो, मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझी? तभी वहाँ राजू आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ,
सुनाई नहीं दिया सुमन ने क्या कहा है? और हाँ, तुम्हारा रोज का ये बहाना हो गया है कि तबीयत खराब है, कामचोर हो गई हो तुम। हाँ, शायद मैं ही कामचोर हो गई हूँ। किसी तरह कराहते हुए शांति देवी उठती हैं और घर का सारा काम करके धूप सेकने एक बागीचे की तरफ जाती हैं। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक हिरन दिखता है जो कि घायल था और बहुत ही तड़प रहा होता है। वो किसी तरह हिरन के घाव वाले हिस्से को धोती है और भाग के अपने घर जाती है और वहां से कुछ मरहम ले आती है और हिरन को लगाने के बाद उसके पास के नदी से पानी लेकर उस हिरन को पिलाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात शांति की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पास इस कड़कड़ाती ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। जो भी था वो उसके बहू बेटे ने उससे छीन लिया था। मगर फिर भी शांति अपने बहू बेटे के कमरे में जाती है और कहती है, अरे ओ बेटा, ओ बहू, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो, बाहर बहुत ठंड है। अरे माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? जो रजाई थी वो सुमन ले चुकी है क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही है। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे चली क्यों नहीं जाती तुम कहीं? सुमन, तुम आराम से सो जाओ, माँ की तो आदत है। अपने बहू बेटे की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। वो उसी कड़कड़ाती ठंड में घर छोड़कर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसको वही घायल हिरण दिखाई देता है। वो उस हिरण के पास जाती है और रोने लगती है। तभी वो हिरण एक माता का रूप ले लेता है और शांति को चुप करवाते हुए माता जी कहती हैं, शांति, तुम ऐसे कमजोर क्यों पड़ रही हो? तुम तो बहुत मजबूत हो। माता, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं नहीं जीना चाहती अब। नहीं, ऐसे हार नहीं मानते। जीवन में ऐसी बहुत सी कठिनाइयां आती जाती रहती हैं और सबको अपने कर्मों का भुगतान करना ही है। जैसे तुमने एक बेजुबान हिरण की मदद की, जो कि वो हिरण मैं ही थी। मैं देखना चाहती थी कि किसको मेरी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, तो वो तुम ही थी। मैं तुम्हारी सेवा और दया भाव से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई रजाई देना चाहती हूँ। इसको ओढ़ने के बाद तुम्हें कभी ठंड नहीं लगेगी और 3 बार हे जादुई रजाई बोलकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांग लेना, वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलकर माता वहां से चली जाती हैं। शांति यहाँ वहां देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो रजाई लेकर अपने घर से थोड़े दूर पर कहीं जाती है और उस रजाई से कहती है, हे जादुई रजाई, मेरे रहने लायक एक घर बना दे। इतना बोलते ही शांति के लिए एक सुंदर सा घर बन जाता है, जिसके बाद शांति उस घर में जाती है और खुशी से उस घर को निहारती है। जिसके बाद वो अपने जरूरत के अनुसार खाना पीना सब कुछ ले आती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शांति देवी गांव की सबसे अमीर औरत बन जाती हैं और वो गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। गांव के सभी लोग शांति देवी की बहुत इज्जत करने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजू और सुमन के यहाँ खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं और जब दोनों को शांति देवी की खबर लगती है तो वो दोनों दौड़े दौड़े शांति देवी के पास आते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ। आपके बिना आपका बेटा भिखारी बन गया है माँ। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। माफ तो तुम्हें भगवान भी नहीं करेगा बेटा, क्योंकि तुमने एक माँ की ममता को दुखी किया है और वैसे भी तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और जैसे मैं इस गांव वालों की मदद करती हूँ, वैसे ही तुम भी इस गांव का हिस्सा हो। इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी, मगर बस इस गांव के वासियों की तरह। मतलब हमको आप माफ नहीं करेंगी माँ? मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाइए और हमें अपने साथ रख लीजिए। आपकी हम खूब सेवा करेंगे। हाँ माँ जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, फिर मैं एक ही शर्त पर तुम्हें माफ करूंगी और अपने साथ रखूंगी। मेरे पास जो भी ऐशो आराम की चीज है वो मैं गरीबों में दान कर दूंगी, जिसके बाद हम सब साथ में रहेंगे। ये सब सुनने के बाद राजू और सुमन दोनों मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं
जिसके बाद शांति देवी अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं और लोगों की सेवा करती हैं।